और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कच्ची चपातियाँ। प्यार ना दिन देखता है न रात, न सुबह न शाम, न काला न गोरा न लंबा न मोटा। पर क्या प्यार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि परिवार में लव मैरिज सख्त मना होने के बावजूद प्यार में पड़ जाए? पर लोग पढ़ तो जाते ही हैं। और ऐसे ही प्यार में पड़ गया था करण। करण एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था, जिसके घर में गण गौत्र और शास्त्र की ही बातें होती थी। पर प्यार में पड़ने के कारण करण को कहाँ कुछ दिख रहा था। उसे तो दिख रही थी बस उसकी लैला। और आज अपनी लैला का डेब्यू करने अपनी बहन के साथ करण पार्क पहुंचता है। अरे किससे मिलाने लेकर जा रहा है तू मुझे? आंख में पट्टी बांधकर इतने रोमांटिक तरीके से तो तेरे जीजा जी मुझे कभी पार्क नहीं लेकर गए। बस बस दीदी, हो गया, अब तुम पट्टी खोल सकती हो। मोना अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। उसकी आंखों के सामने नजरें झुकाए सूट में एक लड़की खड़ी थी। मेरा भाई, मैं वारी जाऊं तुझ पर, तूने ढूंढ ली काम वाली। तेरे जीजा जी को बोल बोल कर हार गई थी मैं कि भाई एक लड़की ला दो जो दिन भर मेरे साथ रहे, खाना बनाना झाड़ू पोछा सारे काम कर दे। अगर इतना भी नहीं कर पाएगी तब भी चलेगा, हेल्प तो हो जाएगी ना मुझे। बच्चा होने के बाद खुद के लिए मैं वक्त ही नहीं निकाल पाती मैं। बताओ बेटा, कितना लोगी, क्या क्या जानती हो काम तुम? ये सुनते ही लैला घबराती हुई करण के बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है। ये क्या बोल रही हो दीदी? ये कोई काम वाली नहीं है, तुम्हारी होने वाली भाभी है। मैं और लैला कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब तुम ये मत बोलना कि हमारे घर में लव मैरिज नहीं हो सकती। मामा जी के बेटे प्रेम ने भाग कर शादी की ना। कितने दिन अपनी धौंस दिखा सके मामा जी, आखिर में मानना ही पड़ा ना। बच्चों के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है, और मेरे माँ बाप को झुकाएंगी आप, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी जो अरेंज मैरिज है वो एक्चुअली में लव मैरिज थी। जीजा जी ने सब बताया मुझे। तू मेरा भाई नहीं है, कसम से तू मेरा भाई नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है तू। और जोर से बोलना कि 4 लोगों को पता चल जाए कि महेश जोशी की बेटी ने लव मैरिज की थी। अरे भाई, वो कोई लव मैरिज नहीं थी। 15 दिन पहले मिली थी तेरे जीजा जी से। अब उन्होंने रिश्ता भेज दिया तो मैं क्या करूं? पर ये तो बता रहे थे दीदी कि आपके यहाँ घर में शादी के पहले लड़की ने एक नज़र भी लड़के को देख लिया तो रिश्ता इस बात पर कट जाता है कि जिस लड़की ने शादी के पहले हमारे बेटे को देख लिया हो वो न जाने किस किस को देखती होगी। राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की, कसम से। बिल्कुल है ही दीदी। इनसे मिलने के बाद तो मैंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। बोलिए ना जी। है? नॉनवेज? ये हमारी कास्ट की नहीं है क्या? हमारे घर में तो प्याज लहसुन भी नहीं चलता, और तू ये बला ले आया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। लैला की बात सुनते ही मोना तो दुम दबाकर भागने लगती है। भागता हुआ करण अपनी बहनों के पैरों पर गिर जाता है। तुम अपने भाई का साथ ऐसे नहीं छोड़ सकती दीदी। मैं शादी करूंगा तो लैला से ही। अरे चलाओ ना कोई चक्कर, शादी के कार्ड में लड़की का सरनेम नहीं लिखेंगे और क्या। कार्ड छपवाने ही क्यों है जी, आजकल तो ई कार्ड का जमाना है। मेरा और आपका ही नाम लिखेंगे, और वो भी विदाउट सरनेम। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दीदी आप टेंशन ना ले, मेरे पेरेंट्स ना बहुत चिल है। उन्हें तो बस मेरी फिक्र है कि मैं कब आपके घर में कैसे एडजस्ट करूंगी। पर मैंने कह दिया, प्यार किया तो डरना क्या। एक वो लैला थी जो मजनू के लिए बदनाम होने को तैयार थी, और एक ये लैला है जो करण के लिए शुक्ला से जोशी बनने को तैयार है। अब हर रोज करण मोना पर प्रेशर बनाता जाता है, यहाँ तक कि एक रोज लैला और करण मोना के घर ही पहुंच जाते हैं, और करण से शादी के लिए लैला अपने होने वाले जीजा जी के पैरों पर ही बैठ जाती है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं जीजा जी। इन्होंने बताया था मुझे कि इनके घर में दामादों को नारायण जैसी इज्जत मिलती है, और अब ये नारायण ही मेरी नैया मझधार से निकालेंगे। अरे ठीक है लैला, देखो मैं कुछ सोचता हूँ, तुम ऐसे पैर मत छुओ, पाप लगाओगी तो मुझे। थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, और क्या। 2 दिन बाद सर पर पट्टी, हाथों में प्लास्टर और लाल साड़ी में लपेटी हुई लैला को अपने हाथों में उठाए करण मोना और राहुल के साथ अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा, तू ठीक तो है? तेरे गाल पर ये मुक्का किसने मारा? और ये लड़की कौन है? इसके सर पर इतनी चोट क्यों है? क्या बात है भैया, क्या हो गया जीजा जी, ये सब क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं साले साहब, अपने बड़े भाई से पूछिए। पूरी रात दुकान में बैठा रहता है, नींद ही पूरी नहीं हुई थी। अब आधी नींद में गाड़ी चलाएगा तो ठुकेंगी ना लोग। ठुक गई लड़की। वो तो शुक्र हो भगवान का कि मैं और मोना पीछे बैठे थे, वरना पता नहीं क्या होता। हमें ही पता है किस तरह बचाया हमने करण को, वरना आज रात का खाना जेल में खा रहा होता करण। ये क्या बात कर रहे दामाद जी आप? हुआ क्या है? मैं बताती हूँ पापा।
मैं, राहुल और करण मंदिर जा रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त बार बार करण की आंख लग जा रही थी और इसी में लैला को टक्कर लग गई। हम लैला को लेकर जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे। आसपास के लोगों ने जाकर करण की कंप्लेन कर दी। पुलिस अस्पताल पहुंच गई करण को गिरफ्तार करने। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और करण ने लैला की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बता दिया। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसे होती है क्या शादी? और ये लड़की, इसे तो होश आएगा ना, फिर इसकी गवाही। ये लड़की बहुत अच्छी निकली मम्मी। इसने होश में आते ही पुलिस के सामने गवाही दे दी कि मैं इसका पति हूँ और हम दोनों ने भागकर शादी की और इसी भागदौड़ में इसका एक्सीडेंट हो गया। पर अब प्रॉब्लम यह है कि इसके परिवार वाले इसे ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। पुलिस से तो मैं बच गया, पर इसके परिवार वालों से कैसे बचूंगा? अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, कैसे कोई कुछ बोल देगा? अगर इसने गवाही दी है तो ये तुम्हें ही अपना पति मानेगी। इसके घर वालों से मैं बात कर लूँगा। अब बेटे की जान पर बनाई हो तो कौन ही जात पात धर्म देखता है। ममता और महेश करण के सामने ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं और प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। लैला के परिवार वाले, जो पहले से ही शादी के लिए तैयार थे, इस ड्रामे का हिस्सा बनकर हाथ में लाठियां लिए करण को ढूंढते हुए जोशी जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इस बहन की कोई गलती नहीं है पापा, अब ये मेरा घर है, प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए। सुन लिया भाई साहब, आपके बेटे खुद चलकर आई है यहाँ। वो तो कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे, मेरे बेटे ने बचाया तो आ गया दिल बच्ची का। अब दिल पर किसका जोर। मम्मी तो हमसे भी बड़ी एक्टर निकली। 10 मिनट के इस ड्रामा के बाद लैला के घर वाले प्लान के मुताबिक मान जाते हैं और सभी के सामने लैला और करण की शादी हो जाती है और लैला शुक्ला बन जाती है लैला जोशी। कमरे में, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना करण? मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, अब क्या प्रॉब्लम होगी, इतनी सुंदर बहू मिल गई है, और क्या चाहिए। अच्छा अब जाओ और अपने गुण दिखा कर आओ। कमरे से नई बहू की तरह तैयार होकर लैला बाहर आती है और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर रसोई में खाने की तैयारी करने चली जाती है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भले ही जात बाहर की लड़की आ गई है, पर है संस्कारी और सुंदर भी। पूरा मोहल्ला लैला की सुंदरता की तारीफ कर रहा है। और इस सुंदरता की चकाचौंध में 4 चांद लगाने मैं अपने हाथों से बना खाना लेकर आई हूँ मम्मी जी। बताओ मम्मी, तुम्हारी बहू में तेजी भी है, देखा ना कितनी जल्दी खाना बना कर ले आई लैला। हाँ वो दिख रहा है मुझे भी, तो ज्यादा फैल मत। ये देखिए मम्मी जी, मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है आप लोगों के लिए, और रोटी तो है ही। अरे बाबा ठीक है ना, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है तुझे? हमारे घर में लहसुन प्याज का नाम भी नहीं लेता कोई। आजू बाजू में किसी ने सुन लिया तो सभी को शक हो जाएगा कि तू दूसरे जात की है। और ये तेरी रोटियां इतनी सफेद क्यों है? सफेद क्यों है? क्योंकि आटे की बनी है। आटा तो सफेद होता है ना मम्मी जी, तो रोटी तो सफेद ही रहेगी। जिस चीज का डर था ना वही हुआ करण जी। देखा, मैं ना कहती थी 50 होने के बाद लोग सठियाने लगते हैं। ऐसे ही ना मेरे दादाजी भी कहते थे, ये दाल पीली क्यों है? अब दाल पीली नहीं होगी तो क्या मिर्च होगी? ये तो वही बात होगी। मैं सही, बाकी सब दूध दही। सठियाए तेरे घर वाले, मैं क्यों सठियाऊं? अभी मेरा दूसरा लड़का कंवारा बैठा है, उसकी शादी करनी है मुझे। मेरा मतलब इतनी सफेद क्यों है चपाती? ना घी चपौड़ी है ना कुछ। अरे मैं तो भूल ही गया था, लैला के घर में रोटियों पर घी नहीं लगाते। वो मैंने मना किया था मम्मी। वो क्या है ना, अब लैला को पता नहीं कि हमारे घर में कौन कितनी घी लगाई हुई रोटी खाता है, तो मैंने कहा था कटोरी में घी लाकर टेबल पर रख देना, जिसे जितनी ज़रूरत होगी उतना लगा लेंगे हम। अरे नहीं, पर ये रोटी ज़रा कम सिकी हुई भी लग रही है, नहीं मोना? वो तो आपको मम्मी के हाथों की बनी चपातियाँ खाने की आदत है ना पापा, हाथ बदलने से थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है। और जैसे ही सभी रोटी का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि रोटी तो कच्ची है। 19-20 का फर्क लग रहा है बेटा तुझे। ये रोटियां पूरी की पूरी कच्ची है, इसलिए सफ़ेद दिख रही है। ये भगवान, लैला के घर में तो इसी तरह की रोटियां बनती है। अब वो क्या है ना पापा, लैला के यहाँ ऐसी रस्म होती है। बताओ ना लैला। हाँ पापा जी, हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है कि लड़के की लंबी उम्र के लिए पहली रसोई की रोटियां कच्ची बनती हैं। आप लोगों से नहीं कहा जा रही तो मैं हटा देती हूँ। अगर करण की लंबी उम्र की बात है तो मैं कच्ची क्या, जली हुई रोटियां भी खा लूँ, पर अगली बार से ध्यान रखना, रोटियों पर घी लगाकर अच्छी तरह से सेक कर सभी को देना। लाल लाल रोटियां होनी चाहिए। लैला के लिए ये बात तो बड़ी टेंशन की हो जाती है। रसोई में जाकर लैला अपनी गलतियों को सुधारने में लग जाती है। एक तो लव मैरिज, ऊपर से इंटरकास्ट, ऊपर से इतने झूठ के बाद,
और इन सब के बाद भी अगर मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा खाना नहीं खिला पाई तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। अब मैं समझ गई हूँ, यहाँ जब तक फुलके लाल ना हो तब तक तवे पर सेकनी होती है। तभी अपनी पत्नी की फिक्र करता हुआ करण भी रसोई में आता है। पापा मम्मी से छिपके किचन में आया हूँ, तुम सुबह की बात का टेंशन ना लो, मुझे पता है तुम कर लोगे ना। तुम बस आराम से बाहर बैठो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। और दोपहर को चावल ना बनाकर सभी को अपने बनाए फुल्की और सब्जी लैला सभी को सर्व करती है। खाइए जी, आप रोटी खाइए। इसीलिए ना मुझे ये लव मैरिज चीज़ पसंद नहीं थी। माना हमारे बेटे ने लव मैरिज नहीं की है, पर इंटरकास्ट विवाह तो हो गया ना। हमारे घर में ऐसी रोटी कोई खाता ही नहीं। और ये देखिए, ये लड़की घूम फिर कर तवे पर रोटी सेक कर ले आती है। रोटी तो तवे पर ही सेकी जाती है ना मम्मी। तू ज्यादा साइड मत ले, इसका वकील मत बन। जब तक फुलके को आग में सेका ना जाए वो फुलके कैसे बनेंगे। ये लड़की तवे पर ही रोटी को ज्यादा सेक कर ले आई, जिसके कारण रोटियां चिबड़ गई। तू देख रहा है ना, यही कारण है नीतीश कि हम इंटरकास्ट लव मैरिज ये सब पसंद नहीं करते। तेरी शादी तो हम अपने जात वाली लड़की से ही करेंगे। खाने पीने में अंतर होना छोटे प्रॉब्लम लगते हैं, पर होते नहीं है। अपने सास ससुर की बात सुनकर लैला की तो आंखें ही भर आती है। आग पर सेकना है ना मम्मी जी, मैं सेकूंगी। आप लोगों को ये रोटियां खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस कुछ देर का वक्त दीजिए, अभी आई मैं। अब लैला को तो आइडिया ही नहीं था कि जोशी परिवार में रोटियां बनती कैसे है, क्योंकि कई घरों की रोटियों को बिना घी के कच्चे ही सेक कर खाया जाता है, सिर्फ तवे पर, ताकि उसकी पौष्टिकता खत्म ना हो। पर अपनी सास के मुंह से फुलकी को आग पर सेकने की बात लैला ने सुन ली थी, इसलिए वो रोटियां बेलती है और सीधा आग पर रख देती है, जिससे रोटी पूरी तरह जल जाती है। करण जी के घर में ऐसी रोटियां खाते हैं, पूरी जली हुई। अब समझ में आया करण जी का शरीर क्यों नहीं लगता। पर अब क्या कर सकते हैं, ससुराल में जैसे नियम हो मानना ही पड़ेगा। डाइनिंग टेबल पर पहले ही लैला की बनाई कच्ची रोटियां रखी हुई थी कि वो जली हुई रोटियां भी लेकर आती है, और इत्तेफाक से उसी वक्त पड़ोसन सुषमा अपनी बहू के साथ पधार जाती है। हाय ममता, ये तेरी बहू काले जले हुए उपले लेकर क्यों आ रही है? ये क्या है बहू थाली में, और तुम सबकी प्लेट में ये क्या कच्ची रोटियां? अरे भाई क्यों? अरे सुषमा, मेरी बहू आज के ज़माने की है, एक काम थोड़ी ना होता, इसे 10 काम होते हैं बेचारी को, इसलिए कच्ची रोटियां ही सेक कर रख देती है। जिसे जैसे भूख लगे उस हिसाब से उसी वक्त गरम करके परोस दी जाए। अब ठंड में ना ठंडी रोटियां नहीं चलती हमारे यहाँ। वही तो आंटी जी, मैं किचन में इंडक्शन ही तो लाने गई थी, टेबल पर इंडक्शन रख देती हूँ, सब उसी में अपनी रोटियां गरम करते हैं, घी लगाते हैं और गरम गरम खा लेते हैं। वरना ठंड में रसोई से टेबल तक लाते लाते ही अगर रोटियां ठंडी हो गई तो क्या फ़ायदा गरम गरम बनाने का। और ये जली हुई जो भी चीज़ है तुम्हारे हाथ में, वो क्या है? अरे आंटी जी, ये तो भाभी हम सबकी नज़र उतारने के लिए लेकर आई थी। नज़र उतारिए भाभी। वैसे आपका कैसे आना हुआ आंटी जी? हम तो आपको अपने घर पर खाने पर बुलाने आए थे, तो आज रात का खाना हमारे घर पर तय रहा। चलो इसी बहाने नॉर्मल रोटियां खाने तो मिलेगी, वरना ये आधी कच्ची जली रोटियां खा खा कर मेरे तो मुंह का ही स्वाद बिगड़ गया है। पता नहीं कब तक बहू को बचाते फिरूंगी मैं। रात को ममता और महेश सज धज कर तैयार होते हैं। आखिरकार इतने दिनों के बाद उन्हें उनकी पसंद की रोटियां जो मिलने वाली थी। मैं तो तैयार हो गया भाई, आज जमकर खाऊंगा रोटियां। ये दूसरे जात की लड़की लाकर बड़ी गलती कर दी हमने। अब दोबारा इस जन्म में तो यह गलती नहीं करूंगा मैं। हो गया ना पापा, अब दिन में एक बार नहीं 20 बार आप यही बात बोलते हैं। अब बेचारी लैला के घर का कल्चर अलग है, तो वो भी क्या करे, कोशिश कर रही है ना वो। ऐसी कोशिश से अच्छा है कि कह दे कि कोशिश ही ना करे। अब वो क्या कमरे में बैठी रहेगी कि खाने पर चलेगी? देरी हो रही है हमें। और भूख भी बड़ी जोरों की लग रही है। दोपहर में वो जले हुए और कच्चे पराठे देखकर खाना ही नहीं खा पाया मैं। लैला को अगर देरी हो रही है तो उसे छोड़ दे, हम चलते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दे, सबसे ज़रूरी उसका चलना ही तो है। वो भी तो देखे हमारा खान पान कैसा होता है। प्रिया बहू पर पूरा भरोसा है मुझे, मेरे मायके के पड़ोस की ही तो है वो शर्मा, हम जोशी। पूरा जोशी परिवार प्रिया के घर पहुंचता है। सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। जरा मैं भी तो देखूं ऐसी क्या बात रहती है इनकी चपातियों में जो मेरी चपाती में नहीं। प्रिया किचन में जाती है। सबसे पहले एक इंडक्शन लाकर टेबल के बीचों बीच रख देती है। उसके बाद लाती है एक बड़ा सा पतीला। अच्छा, तो अब मैं समझी, आप लोग पतीले के अंदर रोटी सेकते हैं। तू जो कर रही है वो कर बेटा, लैला मजाक कर रही है, कुछ भी बोलती है। और प्रिया निकालती है पतीले से कच्ची रोटियां।
सभी की प्लेट में सर्व कर देती है। अरे बेटा, तू ये कच्ची रोटियां क्यों परोस रही है? गैस खत्म हो गया है क्या? हाँ बिना ममता जी, कभी कभी मंद बुद्धियों वाली बात कर देती हैं। गैस अगर ख़त्म होता तो इतनी सारी रोटियां सिकती कैसे? मुझे तो लगता है बर्नर में कार्बर फंस गया होगा। नहीं नहीं अंकल जी, वो दोपहर में जब आपके घर आई थी तो कितना अच्छा आइडिया दिया था लैला ने हमें, वो कच्ची रोटियों वाला कि एक साथ कच्ची रोटियां सेक दो और इंडक्शन पर गरम कर लो, इससे वक्त भी बचता है और सबको गरम खाना भी मिलता है। तो मैंने लैला का आइडिया इस्तेमाल किया और कच्ची कच्ची रोटियां बना ली। ये बात तो है ममता, और सिर्फ प्रिया ने नहीं, आसपास की सभी बहुओं ने यही आइडिया अपना लिया है। ये लो मम्मी, मेरी लैला तो हर जगह फेमस हो गई। और कुछ ऐसे इंटरकास्ट वाली बहू के हिसाब से सभी बदल जाते हैं।